नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। NTA NET JRF हिंदी, EMRS, TET+B, BPSC, UPT, GT, PGT सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और एक प्रश्न के बिल्कुल व्याख्या सहित हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अभी हाल ही में जो होने वाली है NTA NET या फिर EMRS, TGT, PGT परीक्षाओं में आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। इन क्लासेस के माध्यम से एक प्रश्न से आपको और अन्य तथ्य भी देखने को मिलेंगे। प्रश्नों को कहीं से भी घुमा फिरा कर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हमने उन्हीं प्रश्नों को अधिकतर अपनी सीरीज़ में इंक्लूड किया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 86, 185 से तक हम कर चुके हैं। 186 को अब हम करेंगे। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? बिहारी हिंदी वर्ग में के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली नहीं आती? आप लोगों को पता ही है, छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी से निकलने वाली बोली है। मगही, मैथिली, भोजपुरी तीनों की तीनों बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगी। देख लेते हैं थोड़ा इससे का तथ्य। बिहारी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो इस वर्ग के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके अन्य नाम है, किंतु अवधी नाम ही सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई पूर्वी हिंदी से निकली फिर ये 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने भाषा विज्ञान का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करा रखा है। जिस भी बच्चे ने अभी तक पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में क्रम वाइज आप क्लास देख सकते। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 187, मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। तो इनमें से मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हमारा चंद हसीनों की खतूत। मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों की खतूत है, जो कि 1927 ईस्वी में पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। इस उपन्यास में सांप्रदायिक सद्भावना का चित्रण हुआ। चंद हसीनों की खतूत पात्रात्मक प्रविधि में लिखा हुआ पहला उपन्यास है। कई बार परीक्षा में ये पॉइंट भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास पात्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास माना जाता है। तो उग्र द्वारा लिखा गया चंद हसीनों की खतूत पात्रात्मक प्रविधि में लिखा गया पहला उपन्यास है। बनारसी दास चतुर्वेदी, जो कि विशाल भारत पत्रिका के संपादक रहे हैं, उन्होंने पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य भी कहा है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि घासलेटी साहित्य किसके रचनाओं को कहा जाता है या किसके उपन्यासों को कहा जाता है, किन्होंने कहा, ये आप लोगों ने देख ही लिया। बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र जी के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पात्रात्मक प्रविधि का जो प्रवर्तन इन्होंने ही किया था, उग्र जी ने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 188, तपेदिक के मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो तपेदिक के जो मरीज मन्नो की कहानी कथा पूछी हुई है कि किस कहानी में चित्रित है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, बादलों के घेरे, जो कि कृष्णा शोभती जी की रचना है। देख लेते हैं। कृष्णा शोभती ने बादलों के घेरे 1980 ईस्वी में लिखा। उन्होंने 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किया और 1996 में साहित्य अकादमी अध्येतावर्ती से सम्मानित भी इन्हें किया गया, कृष्णा शोभती जी को। और अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। कृष्णा शोभती की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, सिक्का बदल गया रचना का प्रकाशन उन्होंने 1948 ईस्वी में किया और जिंदगी नामक वृद्ध उपन्यास है, जो कि उन्होंने 1979 ईस्वी की रचना है। दिलो दानिश जो है 1993 की रचना है। बढ़ते हैं आगे। सिक्का बदल गया, जिंदगी नामा, दिलो दानिश। कई बार परीक्षा में तीनों रचनाएं ये पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट है सभी की सभी कृष्णा शोभती जी की रचनाएं। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 189, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन
की स्वाभाविक अनुभूतियों की दशाओं से कोई संबंध नहीं है। सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। जो ये कथन है ये किस विद्वान का है, किन्होंने कहा है? ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी या मुनि जनविजय या धीरेन्द्र शर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 190। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? हिंदी में ऋतु संहार की बात करें तो ऋतु संहार एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा श्रीधर पाठक। ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक है, जो कि 1859 से 1928 तक की रचना मानी जाती है। नहीं सॉरी भाई, श्रीधर पाठक का जन्म है ये 1859 जन्म है और 1928 ईस्वी इनकी मृत्यु है। तो ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक जी है। इनका जन्म भी आप लोगों ने देख लिया। इससे संबंधित और अन्य तथ्य देखते हैं तो श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि रहे हैं और ऋतु संहार के मूल रचनाकार जो है वो कालिदास हैं। जो ऋतु संहार के मूल रचनाकार मतलब कि जो संस्कृत भाषा में ऋतु संहार लिखा गया, फिर उनका अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने। तो मूल जो रचना है ऋतु संहार, उनके रचनाकार कौन है? संस्कृत कवि कालिदास। उनकी जो रचना का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना है। जो गुणवंत हेमंत जो है श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना है। पूछ लिया जाता है इनमें से जो श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 190। वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की कीर्ति स्मृति को सुरक्षित करने के लिए लिखी गई है? वट वृक्ष की छाया में है जो रचना है वो किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर यानी कि कुमुद नागर ने वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर 2004 की जीवनी लिखी इन्होंने। और अमृतलाल नागर की प्रमुख जो रचनाएं हैं वे सभी परीक्षा में पूछी जाती है, सभी की सभी इम्पोर्टेंट है। एक बार हम देख लेते हैं अमृतलाल नागर की रचनाओं को। महाकाल, बूंद और समुंदर, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मेरी प्रिय कहानियाँ, सिकंदर हार गया। जो ये सभी रचनाएं हैं ये अमृतलाल नागर द्वारा लिखित है और परीक्षा में पूछी जाती हैं। अमृतलाल नागर जी को 1981 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। इन्होंने मानस का हंस जो 1972 ईस्वी की जो रचना है, तुलसीदास का वर्णन इस रचना में किया गया। ये भी पूछ लिया जाता है कि मानस का हंस अमृतलाल नागर ने किसके जीवन से संबंधित रचना लिखी? तो सूरदास या तुलसीदास। खंजन नैन जो है उन्होंने सूरदास की जीवनी लिखी और मानस का हंस में उन्होंने तुलसीदास की जीवनी लिखी। ये आपको याद रखना है। अमृतलाल नागर और विष, अमृत और विष का जो वर्ष है 1967 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाई ये अमृत और विष से उन्होंने 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया इस रचना पर। किस पर? अमृत और विष पर। इस प्रकार से ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक से शब्दों की हेर फेर हो रही है, इसलिए थोड़ा सा। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। इनमें से राही मासूम रजा के द्वारा जो रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो समर शेष है जो उपन्यास है वो राही मासूम रजा द्वारा नहीं है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का जो उपन्यास है समर शेष है। दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू और टोपी शुक्ला कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान रखना है। राही मासूम रजा का है तो कटरा भी आरजू और दिल एक सादा कागज, तीनों के तीनों उपन्यास राही मासूम रजा के हैं। समर शेष है जो उपन्यास है वो अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की नई पीढ़ी में बहुचर्चित और बहुप्रतिभामुखी संपन्न जो रचनाकार रहे हैं उनका है। और अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की जो और अन्य रचनाएं हैं उपन्यास है उनको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित
जीनी जीनी बनी चंदरिया नामक उपन्यास भी है इनका, और इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। समरशेष है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां का एक कथात्मक उपन्यास रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 192। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह जो कथन है ये रामविलास शर्मा जी का है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 193। इसमें संख्या नहीं डली हुई है भाई। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? इनमें से कौन सा कवि ऐसा रहा है जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा चिंतामणि। अमीरदास ने भी सतसई की रचना की है, मतीराम ने भी सतसई की रचना की है और रामसाय ने भी। तीनों कवियों ने सतसई की रचना की है, लेकिन ये जो चिंतामणि लेखक हुए हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल परंपरा का प्रथम कवि माना है और इन्हीं से रीतिकाव्य परंपरा की शुरुआत भी मानी है, प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि जी को। तो चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की। तो सतसई जो है, सतसई शब्द का जो शत और सई से बना है, सत का अर्थ है 7, सही का अर्थ है 100, यानी कि 700 दोहे। इस प्रकार सतसई काव्य वह काव्य है जिसमें 700 छंद होते हैं, यानी 700 छंदों की जो रचना होती है उन्हें ही सतसई कहा गया है। कवि चिंतामणि त्रिपाठी हिंदी के रीतिकाल के कवि रहे हैं। चिंतामणि की प्रमुख कीर्तियाँ जो हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि रीतिकाल की जो चिंतामणि कवि रहे हैं इनकी प्रमुख जो कीर्तियाँ हैं वो परीक्षा में पूछी जाती है। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि जो रचनाएं हैं चिंतामणि जी की प्रमुख रचनाएं हैं। मतीराम जी की देख लेते हैं, सतसई, वृत्त कौमुदी और फूल मंजरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वृत्त कौमुदी, फूल मंजरी दोनों रचनाएं इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। और रामसाय जो कवि रहे हैं उनकी कीर्तियाँ हम देख लेते हैं। सतसई, वाणी भूषण और वृत्तरंगिणी, कहअरा आदि इनकी रचनाएं हैं। अमीरदास की कीर्तियाँ देख लेते हैं, सतसई, अमीर प्रकाश, सभा मंडल। इसी प्रकार आगे देखते हैं, चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। ये तथ्य मैंने आपको बता ही दिया। प्रश्न संख्या 193। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुबुद्धि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह कही सुनी बहुबुद्धि सब संता। जो ये पंक्ति है, ये जो कथन है, ये राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई, ये प्रश्न भी बनता है। तो परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये। 2018 का जो NTA NET की परीक्षा है उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। तो यह जो कथन है तुलसीदास ने शिव द्वारा कहा गया है। सही आंसर हो जाएगा हमारा D। बढ़ते हैं आगे। रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमरिन जाप करे। रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमरिन जाप करे। उक्त जो पंक्तियाँ है गगन गुफा का अभिप्राय इसमें पूछा हुआ है। तो गगन गुफा का अभिप्राय है इसमें सहसार चक्कर। प्रश्न संख्या 195। भक्ति के आंदोलन की लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। तो ये जो कथन कहा गया है ये किस विद्वान द्वारा कहा गया है, किस आचार्य ने कहा, ये कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 196। प्रेम शतक के रचनाकार कौन रहे हैं? इनमें से प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो प्रेम शतक के रचनाकार रहे हैं वियोगी हरि। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि है। ये आधुनिक ब्रज भाषा के
प्रमुख कवि रहे हैं। वीर सतसई के लिए इन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। और वियोगी हरि गांधीवादी कवि रहे हैं। प्रमुख जो कीर्तियाँ रही हैं इनकी भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, देशद्रोह, व्यर्थ गौरव आदि इनकी जो प्रमुख कीर्तियाँ रही है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 197 हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। तो हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण किस प्रकार के हैं? वह एक लोक निरपेक्ष राधा कृष्ण रहे हैं हरिदासी संप्रदाय के। तो हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण जो है लोक निरपेक्ष है। इस संप्रदाय के राधा कृष्ण तटस्थ है। और हरिदासी संप्रदाय निम्रांक मत की एक शाखा है। ये आप लोगों को पता ही है। निम्रांकाचार्य जी का जो मत है निम्रांक संप्रदाय, उनकी ही एक शाखा मानी जाती है हरिदासी संप्रदाय, जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास जिनका जन्म 1441 ईस्वी विक्रमी संवत माना जाता है। इसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं। हरिदासी संप्रदाय का और अन्य नाम क्या है? सखी संप्रदाय। इनमें भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मानकर उसकी उपासना तथा सेवा करते हैं और प्राय स्त्रियों के भेष में रहकर उन्हीं के आचारों व्यवहारों आदि का पालन भी करते हैं जो भक्त होते हैं वे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 198 नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है। जो ये कथन है ये किस उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध भी बना देता है। तो यह जो संवाद है किस नाटक से लिया गया है? किस नाटक का है? आप लोगों को पता ही है। लहरों का राजहंस जो नाटक है मोहन राकेश का, उसमें ये कथन कहा गया है नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 199 अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। जो ये कथन है ये उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई है? ये पूछा हुआ है कि ये जो कथन है ये किस निबंध से ली गई है? तो सही आंसर हो जाएगा भाव या मनोविकार, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। ये सभी के सभी निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। करुणा, श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, लेकिन भाव और मनोविकार से ये जो कथन है ये पंक्तियाँ हैं ये ली गई हैं। ध्यान रखना आपको। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 200 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। परीक्षा तक हमसे जितने अधिक प्रश्न किए जाएंगे व्याख्या सहित ही हम करेंगे। आगे फिर परीक्षा के बाद देखते हैं हम अपने डिटेल से क्लासेस जैसे हमारी पहले चली हुई थी उसी तरह हम आगे की भविष्य में और होने वाली जैसे DSSB MRS इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। लेकिन NTA NET की परीक्षा तक हम प्रश्न उत्तरों पर ही अधिक बल देते हुए अपनी क्लास को चलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया शुक्ल स्नेही की रचना नहीं है? तो गया शुक्ल स्नेही की जो रचना है इनमें से कौन सी नहीं है? शवपन जो है गया शुक्ल स्नेही की रचना नहीं है। तो किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है ये शवपन। ध्यान रखनी है, आपको याद रखनी है। मिलन पथिक शवपन जो ये रचनाएं है ये रामनरेश त्रिपाठी जी की है। कई बार इनका क्रम वाइज भी पूछ लेते हैं कि रामनरेश त्रिपाठी की रचनाओं को क्रमानुसार लगाइए। तो मिलन 1917, पथिक 1920 और शवपन जो है 1928 की रचना है। ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इससे 200 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न उत्तरों को व्याख्या सहित NTA NET की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आने वाली परीक्षाओं के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।